जय हिंद एवरीवन, मेरा नाम मनीष दलवानी है। इंट्रोडक्शन टू एक्सपोर्ट की सीरीज पार्ट 2 में आपका स्वागत है। हमने पिछले सेशन में देखा था कि एक एक्सपोर्ट या इंपोर्ट बिजनेस के मोड्स कौन से होते हैं। तो आज हम देखेंगे कि किसी को भी एक्सपोर्ट करना है या इंपोर्ट करना है तो उसको अपनी कंपनी रजिस्टर करनी पड़ती है, एंड कंपनी रजिस्ट्रेशन के लिए क्या क्या डॉक्यूमेंट्स एंड कंप्लायंसेस होते हैं ये हम इस सीरीज में कवर करेंगे। सबसे पहले क्यों रिक्वायरमेंट होती है एक कंपनी रजिस्टर करने की, वहाँ से स्टार्ट करते हैं। देखिए, जैसे हम स्कूल कॉलेज में पढ़ते हैं तो हम लोगों को सर्टेन क्राइटेरियाज फुलफिल करने पड़ते हैं जिससे हम एलिजिबल हैं कॉलेज में एडमिशन लेने के लिए। तो उसके पहले हम क्या करते हैं, हम फॉर्म फिल करते हैं, हम हमारी मार्कशीट अटैच करते हैं। सिमिलरली इंडिया से एक्सपोर्ट करना है या इंपोर्ट करना है तो हमको सर्टेन गवर्नमेंट रूल्स एंड रेगुलेशंस फॉलो करने पड़ते हैं। तो इसके लिए कंपनी रजिस्ट्रेशन करवानी है। अगर हम बायर का ट्रस्ट जीतना चाहते हैं, इसके लिए हमें एक सर्टेन लेवल की कंपनीज जो है वो रजिस्टर करनी है। इससे क्या होता है, बायर का ट्रस्ट हो जाता है, बहुत ही आसान हासिल करना, हमारी सारी डॉक्यूमेंटेशन प्रोसेस जो है बहुत ही स्मूथ हो जाती है। तो चलिए हम स्टार्ट करते हैं। नया बिजनेस अगर किसी को भी स्टार्ट करना है तो हमें क्या जो है वो डॉक्यूमेंटेशन प्रोसेस फॉलो करनी पड़ती है। सबसे पहले आता है आपको डिसाइड करना है आपका नाम से आपके काम के बारे में पता चलता है। जैसे कि अगर आप एक मर्चेंट बनना चाहते हैं तो मर्चेंट यानी एक ट्रेडर जो एक मैन्युफैक्चरिंग कंपनी से अपनी प्रोडक्ट लेता है, उसको वो पैकिंग करके और ब्रांडिंग करके वो इंपोर्टर को सेल कर देता है। तो मर्चेंट प्रोडक्ट में कुछ खास वैल्यू एडिशन नहीं करता है, वो लेता है एंड बेचता है। तो हम कंपनी रजिस्टर करते हैं तो एट द टाइम ऑफ रजिस्ट्रेशन हमको ये बताना होता है कि हमको एज ए मर्चेंट करना है या एज ए मैन्युफैक्चरर। मैन्युफैक्चरर कौन करता है रजिस्ट्रेशन? जिसकी खुद की कंपनी है, जो प्रोडक्ट को स्टार्टिंग से जीरो से डेवलप करता है एंड पूरी स्टार्टिंग से प्रोडक्ट डेवलप करता है, उसको हम बोलते हैं मैन्युफैक्चरर। तो फर्स्ट होता है आपको ये डिसाइड करना कि आपको जो है वो मर्चेंट या मैन्युफैक्चरर बनना है। इसके अलावा सेकंड डॉक्यूमेंट जो आता है वो होता है आपको एक बैंक अकाउंट ओपन करवाना है। ऐसा बैंक अकाउंट जो इंटरनेशनल करेंसी एक्सेप्ट कर सके। इंपोर्टर के साथ फ्यूचर में जब भी आप पेमेंट की बात करते हैं तो एलसी जो है वो बैंक ओपन कर सके, एक्सेप्ट कर सके, एलसी इशू कर सके, ऐसा आपको करंट अकाउंट ओपन करवाना होता है। सो हमारा सजेशन ये रहता है कि कोई भी अच्छी प्राइवेट बैंक्स में आपको ओपन करवाना चाहिए या ऐसी बैंक्स जिसका जो है वो एक्सेप्टेंस ग्लोबल है, राइट। तो जैसे गवर्नमेंट की बैंक्स हैं, स्टेट बैंक ऑफ इंडिया, बैंक ऑफ बड़ौदा, प्राइवेट बैंक्स HDFC, ICICI, आपको जो भी रिकमेंडेड आपके पास आपके सोर्स में जो है आप उसमें ओपन करवा सकते हैं। ऐसी कौन सी बैंक्स होती हैं जो एक्सेप्ट नहीं करती है ये बिजनेस को, ये करेंसीज को एक्सेप्ट नहीं करती है? तो एक होती है कोऑपरेटिव बैंक्स, जैसे कि राजकोट नागरिक सहकारी कोऑपरेटिव बैंक। ये जो बैंक्स होती हैं ये अच्छी हैं, इनमें कोई फॉल्ट नहीं है, इनमें कोई प्रॉब्लम नहीं है। ये बैंक्स, कुछ बैंक्स के पीछे मर्केंटाइल बैंक आता है। ये सारी बैंक्स जो होती हैं ये पर्टिकुलरली एक लोकल बिजनेस को सपोर्ट करने के लिए, लोकल व्यापारी को, सिटी लेवल के व्यापारियों को सपोर्ट करने के लिए होती हैं। इनको आरबीआई के तरफ से इंटरनेशनल करेंसीज एक्सेप्ट करना या भेजने की परमिशन नहीं होती है। तो इस रीजन से सेकंड हमको क्या करना है, एक अच्छी इंटरनेशनल बैंक के साथ कोऑर्डिनेट कर सके ऐसी स्टैंडर्ड बैंक में अकाउंट ओपन करवाना है। थर्ड जो होता है, जो मैंडेटरी है, वो है जीएसटी नंबर। आप लोगों को ध्यान होगा एक्सपोर्ट करने पे जीएसटी नहीं लगता है। यस, एक्सपोर्ट इंडिया से फ्रीली हो सकता है। आपकी प्रोडक्ट कोई भी टैक्स स्लैब में आ रही है 5%, 12%, 18%, 28% या अभी जो नए स्लैब्स आए हैं मैक्सिमम 40%, कोई भी प्रोडक्ट एक्सपोर्ट पे गवर्नमेंट टैक्स नहीं ले रही है। बट द पॉइंट इज आपकी कंपनी के पास जीएसटी नंबर होना चाहिए। आप नीचे स्क्रीन पे देख रहे हैं जीएसटी नंबर होता है 24 डिजिट्स का, राइट। 24 डिजिट्स में हमको क्या समझना है,
पहले 2 जो डिजिट होते हैं वो होते हैं स्टेट के कोड्स, जैसे कि 24 जो है वो हमारे गुजरात का है। बाकी के जो 10 डिजिट होते हैं वो होते हैं पान कार्ड, जो इनकम टैक्स डिपार्टमेंट इशू करता है। अगर आपकी कंपनी, फॉर एग्जांपल मैं मेरा का पान कार्ड बताऊं, AHWP जो आप देख रहे हैं, P स्टैंड्स फॉर प्रोप्राइटर, राइट। अगर आप इंडिविजुअल बिजनेस कर रहे हैं तो P आएगा, अगर आप प्राइवेट लिमिटेड कर रहे हैं तो वहाँ पे C आएगा, एंड उसके बाद का जो कैरेक्टर है वो आता है जो पर्सन है उसकी सरनेम, या फिर जो कंपनी होती है, जैसे कि रिलायंस होगी तो रिलायंस का आएगा C, एंड उसके बाद का जो कैरेक्टर आएगा वो आएगा R। तो इस तरह से GST नंबर जो है वो फॉर्म होता है, राइट। उसके बाद आता है स्टूडेंट्स आप लोगों को IC, इंपोर्ट एक्सपोर्ट कोड, ये आपको लेना पड़ता है, जो डायरेक्टरेट जनरल ऑफ फॉरेन ट्रेड DGFT जो है वो इशू करती है। अब सीक्वेंस क्या होता है डॉक्यूमेंटेशन बनाने का? सबसे पहले कंपनी फॉर्म होती है, दैट इज आप प्रोप्राइटर बेस्ड फर्म कर सकते हैं, आप पार्टनरशिप फर्म कर सकते हैं, आप LLP कर सकते हैं, या प्राइवेट लिमिटेड कर सकते हैं। एक नए एक्सपोर्टर्स के लिए एज पर माई एक्सपीरियंस एंड माई नॉलेज मैं सजेस्ट करूँगा कि उनको प्राइवेट लिमिटेड से ही काम स्टार्ट करना चाहिए। रीज़न क्या है? क्योंकि प्रोप्राइटरशिप बिजनेस जो है वो इंपोर्टर को कई बार ट्रस्ट पे नहीं लेके आता है। प्रोप्राइटर बिजनेस जनरली बहुत सारे जने करते हैं क्योंकि उसकी कंप्लायंसेस बहुत ही नॉर्मल है। शायद आप कोई कंसल्टेंट के पास जाएंगे, कोई CA के पास जाएंगे, शायद वो भी आपको यही बोलेंगे कि स्टार्ट प्रोप्राइटरशिप से करना चाहिए। बट जब आप इंटरनेशनल मार्केट में जाते हैं तो आपकी एक ब्रांड की वैल्यू होती है, आपको ट्रस्ट जीतता है, आपको कुछ नॉमिनल पेमेंट एडवांस लेना है। सो माय सजेशन इज गो विथ प्राइवेट लिमिटेड। अगर आप सीरियस है, आपको काम स्टार्ट करना है, तो यस, आंख बंद करके आपको प्राइवेट लिमिटेड कंपनी ही रजिस्टर करनी चाहिए। जब हम ऐसे बड़े स्टेप्स लेते हैं तो ही हमें हिम्मत आती है कंप्लायंसेस ज़्यादा मेंटेन करने, तो हमको दिल से फील होता है कि नहीं, मुझे मेरा एक्सपोर्ट का बिजनेस स्टार्ट करना है। तो आपको कंपनी रजिस्टर करनी है, तो फर्स्ट आपको क्या करना है, कंपनी रजिस्टर करनी है। कंपनी रजिस्ट्रेशन की प्रोसेस में आपको डिजिटल सिग्नेचर्स जो हैं वो आपको बनवाने पड़ते हैं, राइट। वंस आपकी कंपनी रजिस्ट्रेशन हो जाती है, फिर आपकी कंपनी का पान कार्ड जो है वो बनता है, उसके बेसिस पे GST नंबर आता है, उसके बेसिस पे IC जो है ये अप्लाई होता है, एंड उसके बाद आता है आपकी मेंबरशिप सर्टिफिकेट। आप जो भी प्रोडक्ट एक्सपोर्ट कर रहे हैं, जैसे कि अगर आप स्पाइसेस एक्सपोर्ट करना चाहते हैं तो आपको आपकी कंपनी की सारी डॉक्यूमेंट्स जो मैंने अभी बताए उनसे आपको अप्लाई करना है रजिस्ट्रेशन कम मेंबरशिप सर्टिफिकेट, जो एक्सपोर्ट प्रमोशन काउंसिल्स में होता है। अब ये काउंसिल्स क्या हैं? फर्स्ट वीडियो में हमने देखा था कि हमारी गवर्नमेंट एक्सपोर्ट बढ़ाना चाहती है, इंपोर्ट करना कम करना चाहती है, तो गवर्नमेंट एक्सपोर्टर्स को हेल्प करती है, गाइड करती है, मेंटरशिप देती है। तो उसके लिए एक्सपोर्टर्स को काउंसिल्स में रजिस्ट्रेशंस करवाना कंपलसरी है। काउंसिल्स एक्सपोर्टर्स को बहुत सारे इनडायरेक्ट बेनिफिट्स एंड डायरेक्ट बेनिफिट्स भी देती है। तो काउंसिल्स में रजिस्ट्रेशंस करवाने के लिए आपके प्रीवियस डॉक्यूमेंट्स जो मैंने बताए वो ये सब आप जाके अप्लाई करते हैं तो आपको मिलता है रजिस्ट्रेशन कम मेंबरशिप सर्टिफिकेट। नेक्स्ट डॉक्यूमेंट आ रहा है स्टूडेंट्स, दैट इज ISO सर्टिफिकेशंस। एक ट्रेडर के लिए ISO सर्टिफिकेशन कंपलसरी नहीं है, बट जैसे मैंने पहले बताया, अगर आप एक अच्छी ब्रांड जो है वो क्रिएट करना चाहते हैं, आप बड़ी ब्रांड बनाना चाहते हैं, आप ट्रस्ट जीतना चाहते हैं, तो कुछ नेसेसरी डॉक्यूमेंट्स हैं एंड कुछ जो है वो ऑप्शनल है। बट जब आपकी वेबसाइट पे, जब आपके विजिटिंग कार्ड पे लिखा होता है ISO सर्टिफाइड कंपनी, तो सामने वाले को लगता है कि ये टेम्पररी बिजनेस नहीं कर रहा है, ये लॉन्ग टर्म के पॉइंट ऑफ व्यू से काम कर रहा है। तो हमें क्या करना है, ISO सर्टिफिकेशन की जो है वो रजिस्ट्रेशन करवानी है। नेक्स्ट आ रहा है, आप अगर फूड बिजनेस में हैं, आपको अगर ट्रेडिंग करना है बट आपको फूड के उसमें जाना है एंड ट्रेडिंग करना है, तो आपको FSSAI सर्टिफिकेशंस लगता है। FSSAI यानी फूड सेफ्टी स्टैंडर्ड अथॉरिटी ऑफ इंडिया। ये जो है ये कंपलसरी डॉक्यूमेंट है अगर आप फूड इंडस्ट्री के साथ जुड़ते हैं तो।
काउंसिल्स मैंने जैसे बताया, देयर आर 27 काउंसिल्स एंड 9 कमोडिटी बोर्ड्स हैं। ये जो हैं ये काउंसिल्स हम लोगों को हेल्प करती हैं। तो बस इस वीडियो में इतना ही है। आपको कोई भी डिफ़िकल्टी लगे तो आप प्लीज़ कमेंट करके बताइए, मैं आपको 100% रिप्लाई करूँगा। आपको कुछ नए वीडियोस के बारे में जानना है तो आप प्लीज़ मुझे बताइए। थैंक यू वेरी मच। जय हिंद, गुड बाय, टेक केयर।